हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। आप लोगों को पता होगा हम लोग ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं किरण बुक से। ठीक है, तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वहां पे है। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जल्द से जल्द ज्योमेट्री में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 140 तक कंप्लीट कर चुके हैं टाइप 2 का। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, तो 141 स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि आपका नोटिफिकेशन सीएचएसएल का, सीजीएल का, कंटिन्यू एमटीएस का भी आने वाला है, तो आप अपने तैयारी में लगे रहें। ठीक है, मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है कम समय में बनाना, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आप वहां पे पेपर में कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। 141 नंबर बोल रहा है किसी न्यून कोणीय त्रिभुज एबीसी में यदि साइन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू √3/2 और tan c प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 1, तो c किसके बराबर होगी। न्यून कोणीय त्रिभुज का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का तीनों एंगल 90 डिग्री से कम वाला। ठीक है, ये एक आपको पता हो गया होगा कि न्यून कोणीय त्रिभुज किसे बोलते हैं। अब चलिए देखिए, इसमें बोल रहा है कि साइन b प्लस सी माइनस ए इसी तरीका से है बराबर √3/2। ठीक है, एक और है tan c प्लस a माइनस b इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, तो अब बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखिए यहां पे साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर √3/2। यहां पे साइन है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि √3/2 साइन के किस थीटा का वैल्यू है। तो यहां पे ये साइन 60 का वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का ये वैल्यू है। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इधर का इधर ऐसे लिख छोड़ देते हैं, b प्लस सी माइनस ए बराबर साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखिए साइन से साइन कट गया, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि इधर tan है तो tan के किस थीटा पे वैल्यू होती है, तो tan 45 डिग्री पे। tan c प्लस a माइनस b, tan इधर से इधर कट गया तो c प्लस a माइनस b इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक क्लियर? ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ऐड बोथ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिए हम ये दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है c प्लस ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री, c प्लस ए माइनस बी बराबर 45 डिग्री। हमको करना क्या है? ऐड। अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे a प्लस में है, यहाँ पे a माइनस में, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे b प्लस में है, यहाँ पे b माइनस में कट जाएगा। यहाँ पे प्लस में c दोनों जुट गएगा तो 2c, और यहाँ पे 60 और 45 105। यहां तक क्लियर? c बराबर 105/2, ये कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा c इक्वल टू 52.5, और हमारा c इक्वल टू 52.5 आ गया है। और हमसे तो पूछा था कि c किसके बराबर होगी, मतलब c का कितना डिग्री होगा, तो 52.5 आ गया मेरा आंसर। बिल्कुल राइट आंसर है, 52.5 डिग्री c का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3।
ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को किए क्या, पहले साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर √3/2 ऐसा गिवन था। ठीक है, तो √3/2 हम सोचे कि साइन, इधर भी साइन है, तो साइन के किस थीटा के वैल्यू के साथ √3/2 आता है, तो साइन 60 के साथ आता है, तो साइन 60 हम लिख दिए, साइन से साइन कट गया, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री। उसी तरीके से इधर निकालिए। अब मेरा एक इक्वेशन निकला, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो 2c बराबर 105 डिग्री है, तो c बराबर इधर 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में कट गया, c बराबर, और c का भी वैल्यू पूछा था हमसे, तो क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 बोल रहा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। ये त्रिभुज है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो जो 4 ऑप्शन जो दिया है इसमें से वो ये दिया है कि ट्रायंगल बनाने की, अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार ट्रायंगल बनाने की क्या शर्तें होती है, क्या नियम होती है। वही तो आपको 2 नियम हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजी से, तीसरा भुजा से छोटा होता है। क्या समझे, हमेशा किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है, छोटी होती है। ठीक है, एक पॉइंट नंबर फर्स्ट बताइए। पॉइंट नंबर सेकंड क्या, किसी भी त्रिभुज की हमेशा 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजी से बड़ी होती है। तीसरी भुजी नहीं, बार बार भुजी निकल रहा है, तीसरी भुजी नहीं, तीसरी भुजा से बड़ी होती है। क्या होती है, बड़ी। अगर किसी भी त्रिभुज का 2 भुजाओं का अंतर हम लोग देख रहे हैं, तो जो तीसरा भुजा है उससे हमेशा 2 भुजाओं का अंतर क्या होगा, छोटा। क्लियर। अगर किसी भी त्रिभुज का 2 भुजाओं का योग देख रहे हैं, तो जो तीसरा भुजा है उससे हमेशा योग वाला बड़ा होगा। तो अब हम लोग इस ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है हमारा एक्स वाई, एक साइड एक्स वाई है, माइनस वाई जेड, ये 2 भुजाओं का अंतर है, तो तीसरी भुजी से क्या होना, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा। लेकिन यहां पे लिखा है ऑप्शन में बड़ा, तो क्या मेरा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नहीं, गलत। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, 2 भुजाओं का योग, एक्स वाई का और वाई जेड का योग यानी 2 भुजाओं को जोड़ा है, तो वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, योग वाला हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा नहीं छोटा दिखा दिया है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर थर्ड अब चेक करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर थर्ड में एक्स वाई, एक साइड, फिर 2 भुजा का अंतर लिया है, और जो अंतर है वो छोटा है तीसरी भुजा से, यानी मेरा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। त्रिभुज होने के शर्त, अकॉर्डिंग टू साइड के अनुसार, भुजा के अनुसार त्रिभुज बनाने के जो नियम होते हैं, वो नियम ये है, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है। क्लियर। दूसरा, किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। एबीसी और डीईएफ में 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है त्रिभुज डीईएफ में यदि एंगल ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 70 डिग्री, सी बराबर 60 डिग्री, डी बराबर 60 डिग्री, ई बराबर 70 डिग्री और एफ बराबर 50 डिग्री हो, तो त्रिभुज के कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, नाम के अनुसार दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। एक त्रिभुज एबीसी है,
ए बी सी और एक त्रिभुज डी ई एफ है। ए बराबर कितना है 50, बी बराबर कितना है 70, सी बराबर कितना है 60, ठीक है। डी बराबर कितना है 60, ई बराबर 70, एफ बराबर 50। देखिए कैसे होगा। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, जिस तरीका से इसका हम नाम दिए हैं उसी तरीका से हम इसको नाम देंगे थीटा के अनुसार, जो डिग्री है उसी के अनुसार। तो ए बराबर यहां ए रखे हैं, पहले बी रखे हैं, फिर सी रखे हैं। यहां ए बराबर 50 डिग्री है, तो इसमें हम देखेंगे समरूप होने के लिए कि 50 डिग्री कौन है, 50 डिग्री एफ है। तो समरूप होने के लिए पहले 50 डिग्री वाला नाम रखेंगे एफ, ठीक है। फिर बी रखे हैं, बी बराबर कितना है 70 डिग्री, तो हम 70 डिग्री का नाम दूसरे त्रिभुज में क्या है ई है, तो हम इसके लिए ई रखेंगे। फिर है सी बराबर 60 डिग्री, तो सी बराबर 60 डिग्री, तो इस त्रिभुज में डीईएफ वाले त्रिभुज में 60 बराबर कितना है डी, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, यही समरूप होगा ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन में है ए बी सी त्रिभुज समरूप एफ ई डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, 144 बोल रहा है कि त्रिभुज डीईएफ एक त्रिभुज है जिसमें ई पर समकोण है, ईसी उसकी ऊंचाई है, ईसी जो है उसकी ऊंचाई है, सीएफ की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और एफडी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, एफई की लंबाई क्या होगी। चलिए देखिए, डीईएफ एक त्रिभुज है जिसमें ई पर समकोण है। समकोण बोलेगा तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ई पर समकोण है, ठीक है, डीईएफ समकोण, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद ईसी उसकी ऊंचाई है, ईसी इसकी ऊंचाई है, जब ये ऊंचाई होगा तो यहां पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सीएफ की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, सी से लेकर के एफ तक का लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है और एफडी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, एफ डी मतलब ये पूरा का लंबाई 26 सेंटीमीटर है। अब आप बताएंगे कि यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई 18 सेंटीमीटर है और यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो जो यहां से यहां तक बचेगा 26 में से -18 कर देंगे तो निकल जाएगा, तो 2 उधर और 6 उधर, 6 2 8, यानी सी से लेकर के डी तक का लंबाई 18 सेंटीमीटर हो गया, क्लियर। अब आप ये बताइएगा हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि ईएफ की लंबाई क्या होगी, ईएफ की लंबाई क्या होगी। अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ हमको पता है, यानी अगर इसको चलिए ऐसे निकालते हैं, इसको देखिए ये 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री बना देते हैं, ये सी हो गया हमारा, ठीक है, ये ई हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा एफ हो गया। अब बताइएगा ई सी से लेकर के एफ तक का लेंथ हमको पता है 18 सेंटीमीटर, ई एफ यहां है, इसी को हम घुमाए हैं, फिगर को हम वहां से काटे और घुमाए, सीधा किए ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ई से लेकर के एफ तक का लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब आप हमको बताइएगा कि इस फिगर में अगर हमको ईसी का लेंथ निकल जाएगा और ईसी का लेंथ हम यहां रख देंगे, तो इस फिगर के अनुसार हम इसका लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा इस फिगर के लिए,
तो हाइपोटेनस निकालने का कितना आसान सा तरीका होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे इसी का लेंथ कैसे निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में इसी का लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे, एक फॉर्मूला होता है इसी स्क्वायर बराबर सी एफ इंटू सी डी, सी एफ इंटू सी डी। अब आप पूछेंगे कि सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप कैसे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिस क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट मिले उसको तुरंत नोट कीजिए और उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम बेसिक पढ़ाते हैं, बेसिक भी पढ़ाएंगे, अगर हम बेसिक पढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आया कहां से वो भी बताते हैं। तो आप लोग बेसिक का इंतजार कीजिए, अभी टाइम उतना नहीं, अभी जितना से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बार बार बोला जाता है जितना आप सेल्फ स्टडी कीजिएंगे वही बेटर होगा। ठीक है, तो इसी का लेंथ हमको निकालना है। तो इसी बराबर सी एफ कितना है 18 गुना 8, इधर स्क्वायर है, इधर हम कर देते हैं रूट। देखिए कितना आसानी से इसको हम खोलेंगे, इसको लिख सकते हैं 6 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 2। देखिए 3 दूनी 6, 6 6 6 छक्का 36, ये रूट में है, सारा रूट में आएगा। 3 दूनी देखिए 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, 36 से रूट बाहर आएगा तो 6 और 4 से रूट बाहर आएगा तो 2, यानी इसी का लेंथ हमारा आ गया 12। इसी बराबर हमारा कितना आ गया 12। क्लियर, यहां तक सिंपल। तो इसी बराबर हम 12 लेके चला है। अब ये है हाइपोटेनस, इस फिगर के अनुसार हमको ईएफ चाहिए, ईएफ ही चाहिए, हम इस फिगर को यहां से निकाल रहे हैं और ईएफ का लेंथ हमको निकालना है। तो ईएफ लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया मेरा पी, ये हो गया मेरा बी। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल सा। अब ये हम छोड़ दिए हैं आप पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमको आपसे चाहिए, जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे चाहिए, वो कमेंट में करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 144 का ईएफ का लेंथ एच के बराबर होगा। चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। एच यहां निकालने के लिए हमारा यहां रूट में चला जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। अब तो आप कर ही सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर 324, दोनों को जोड़ करके रूट से सिर्फ बाहर करने का काम आपको देते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो जो देख रहे हैं वो कितने सीरियस हैं, अपने पढ़ाई को लेकर के कितने सीरियस हैं। सिर्फ आपसे एक कमेंट मांग रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो प्रॉपर स्टूडेंट है। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखने से वो स्टूडेंट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, आप कितना देखते हैं, देखने के साथ साथ आप उसका कितना फायदा ले रहे हैं, ठीक है, तभी वो आपके लिए लाभदायक होगा, नहीं तो फिर अन्यथा। आप इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 का इतना तक कर दिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के 3 कोनों के मापों का अनुपात 1:2:3 है, तो सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। अब बताइए, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल का कोण का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। देखिए एकदम फटाक से कर लेंगे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है डिटेल में। 3 एंगल, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बताइए एक अनुपात में है, तो 3 2 5 1 6 यूनिट का वैल्यू 180 है, होता ही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 180/6 30। हमसे पूछा क्या था, सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करिए। तो अनुपात में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, 3 अनुपात बड़ा है,
तो 3 यूनिट के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 30 90, यानी वो जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का निकल गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी 7 सेंटीमीटर है और सीबी 14 सेंटीमीटर है, तो एंगल सी ए बी का मान क्या है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी, ये जो माध्यिका है एडी वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सीबी 14 सेंटीमीटर का है, यहां से लेकर के यहां तक 14 सेंटीमीटर का है। अब बताइएगा माध्यिका का काम क्या होता है। माध्यिका का कितना बार हम डेफिनेशन क्लास में बोले होंगे कि माध्यिका वो होती है जो शीर्ष से निकल करके सामने वाली भुजा को 2 आपस बराबर भागों में बांटती है। तो बताइए सी से लेकर के बी का टोटल लेंथ 14 है, तो जब 2 बराबर भागों में इसको बांटेगी तो कितना कितना हो जाएगा, 7 7 7 7। ठीक है, क्लियर। अब पूछा हमसे सी ए बी का मान क्या होगा, एंगल का मान क्या होगा इसका। तो अब देखिए यहां पे ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। अब ये नहीं सोचना है कि ये इतना छोटा है, ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा दिख रहा है। तो ये फिगर है, जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे कि ये भी 7 सेंटीमीटर का है, ये भी 7 सेंटीमीटर का और ये भी 7 सेंटीमीटर का है। तो जो यहां एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी बहुत डिटेल में बताया जा चुका है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, जब भी ऐसे हो तो यहां पर जो बना हुआ एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जहां भी लेंथ दिखे इसका और ये सामने वाले साइड के, जिस पे वो साइड जिस साइड पे वो हो उसको 2 बराबर भागों में बांटा हुआ हो, उतना ही लेंथ इसके बराबर, जितना ये आधा हो ये हो, तो इसके सामने वाला जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 में बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। बहुत बार मेंसुरेशन में भी और ज्योमेट्री में भी बहुत बार करा चुके हैं क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर। चलिए यहां पे नाम नहीं दिया, हम नाम दे देते हैं एबीसी है, ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई पूछा है, तो इसका ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला याद कर लीजिए, √3/2 भुजा, √3/2 भुजा, बोलिएगा साथ में, √3/2 भुजा। ठीक है, तो √3/2 भुजा हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, तीनों भुजा बराबर है, तो ये हो गया 15 √3/2। इसको ऐसे ऑप्शन में लिख के दिया है 15 √3/2, ये मेरा सही आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जहां भी दिखे आपको ऑप्शन में 15 √3/2 वो मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। कितना इजी सा क्वेश्चन होता है ये सब, यही सब सीएचएसएल में पूछता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। 148 नंबर बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुज PQR में एंगल P इज टू एंगल Q इज टू एंगल R इक्वल टू 1:3:5, जो एंगल का मान है वो अनुपात में दिया है। उसके बाद पूछ रहा है एंगल R माइनस एंगल P का मान डिग्री में बताइए। चलिए देखिए, ये हमारा त्रिभुज है PQR।
अब पी क्यू आर का अनुपात में दिया है एंगल पी इज टू एंगल क्यू इज टू एंगल आर, कितना 1:3:5। अब हम इसको यहीं से आराम से आप बैठे बैठे सोच सकते हैं कि जब तीनों एंगल का मान रेशियो में दे दिया है तो ओरिजिनल एंगल का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में बताया। तो देख लीजिए यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं तीनों का अनुपात, 5 3 8 1 9 यूनिट इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त? 180/9 यानी 20 डिग्री। अब बताइए एक यूनिट का वैल्यू 20 डिग्री हो गया, यानी एंगल P कितना हो जाएगा हमारा? 1 है तो 20 × 1 20। क्लियर? एंगल Q का वैल्यू कितना है अनुपात में? 3, और यहां एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 20। एक यूनिट का वैल्यू 20 तो 3 यूनिट का वैल्यू 60, 20 × 3 60, Q का 60। ठीक है, उसके बाद R का है 5, R का अनुपात में वैल्यू 5 है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 × 20 100। ये हो गया हमारा जो हम ओरिजिनल वैल्यू एंगल P, एंगल Q और एंगल R का निकाले हैं। अब देखिए हमसे पूछा है एंगल R माइनस एंगल P। एंगल R कितना है हमारा? 100 डिग्री माइनस एंगल P हमारा कितना है? 20 डिग्री। निकल करके आ जाएगा मेरा 80 डिग्री। ये मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 149 में बोला है DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें DE बराबर DF है बराबर 60 सेंटीमीटर तथा EF बराबर 96 सेंटीमीटर है। DG आधार EF की माध्यिका है, DG का मान बताइए। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का बात बोला है क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज DEF। DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें DE बराबर DF है, DE बराबर DF है और ये दोनों 60 सेंटीमीटर का है, सॉरी डिग्री नहीं सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का है। क्लियर? EF का जो लेंथ है वो 96 है। ठीक है, क्लियर यहां तक? उसके बाद DG जो है आधार EF की माध्यिका है, आधार EF की माध्यिका। फिर से वही बात, DG माध्यिका है तो वो सामने वाले जिस शीर्ष से निकलेगा सामने वाले भुजा को दो आपस बराबर भागों में बांटेगा। अगर इस पूरे भुजा का लेंथ 96 है तो दो आपस बराबर भागों में इसको बांटेगा, तो ये दोनों का इक्वल हम लोग बांट देंगे। तो 96 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 48, ये भी 48। और ये माध्यिका है लेकिन ये एल्टीट्यूड भी है, लंब भी है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही लंब होती है। अगर ये लंब है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो हमसे अगर DG का लेंथ पूछा है तो DG का मान क्या होगा सेंटीमीटर में, तो वो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम इधर ढक लेते हैं तो ये हो गया मेरा आधार 48 सेंटीमीटर का, ये हो गया मेरा कर्ण 60 सेंटीमीटर का, ये हम लंब आसानी से निकाल सकते हैं। अब आसानी से लंब निकालने के लिए हम p² + b² बराबर h² हम लगाएंगे, लेकिन वो तब लगाएंगे जब कोई रास्ता ना दिखेगा। अभी हमको यहाँ पे एक रास्ता दिख गया है, वो रास्ता ये है कि हमको ट्रिपलेट फॉर्म बेस्ड याद होना चाहिए। जो बेस्ड ट्रिपलेट फॉर्म होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो होता है 3 4 5। अब देखेंगे कि 3 4 5 लग रहा है, इसको देखिए आप 60 को 12 से काटिएगा तो 5 आ जाएगा। यहां भी 48 को 12 से काटिएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं 12 का ये तो नहीं है, तो मेरा 5 4 आ गया, यानी ये ट्रिपलेट जा रहा है, ये ट्रिपलेट जा रहा है। तो अगला कितना होगा? 3,
और जब ये 12 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, ये भी 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 गुना 3 36। अब देखिए, अब इसको चेक कीजिए, इसको अगर हम 12 से काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3। तो 3 4 5 मेरा राइट एंगल का ट्रिपलेट फॉर्म होता है, यानी जो हम 36 लाए हैं वो बिल्कुल मेरा राइट आंसर है। हमको ज्यादा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। हम यहीं से अगर रास्ता कहीं भी दिखे शॉर्ट तरीका लगाने का तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डीजी का जो लेंथ निकल के आया है मेरा 36 सेंटीमीटर, डीजी बराबर 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर वाली त्रिभुज। ओ, एल, बीएम तथा सीएन के प्रतिच्छेदन का बिंदु है। यदि ओए बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज एबीसी की अर्ध परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। चलिए, समबाहु त्रिभुज ए बी सी, क्लियर। एबीसी समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा आपस में बराबर है। इसका जो है ओ कहीं पे पॉइंट है त्रिभुज के अंदर जो प्रतिच्छेदन बिंदु है किसका एल का, बीएम का और सीएम का। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ओ ए, यही प्रतिच्छेदन बिंदु है जहां पे तीनों रेखा मिली है। ओ ए का लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा। परिमाप के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों साइड को आपस में जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको परिमाप निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो आधा निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं अर्ध परिमाप। तो दोस्तों हमको इसका भुजा निकालना है। अगर एक भुजा भी मेरा निकल गया तो तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज के आपस में बराबर होते हैं, तो हम तीनों भुजा को आपस में जोड़ देंगे तो वो तीनों परिमाप निकल जाएगा। सॉरी, तीनों भुजा को आपस में जोड़ देंगे तो वो मेरा त्रिभुज का क्या निकल जाएगा, परिमाप। अब देखिए, ये प्रतिच्छेदन बिंदु किस त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज का। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उसमें लंब, मीडियन, माध्यिका, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ये सब के सब जो होते हैं एक ही रेखा होते हैं, ठीक है। और जो बिंदु होता है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वही केंद्रक होगा, वही लंब केंद्र होगा, वही अंतः केंद्र होगा, सभी के सभी बराबर एक ही पॉइंट पे होते हैं। किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। तो हम यहां पे मान लेते हैं कि यहां ए से लेकर के ओ तक का, ओ से लेकर के एल तक का जो ये है वो केंद्रक है, और जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटता है। देखिए यहां पे ए ओ से लेकर के ओ एल तक का लेंथ 2:1। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम सोच लिए कि ये ए एल जो है वो माध्यिका है। ए एल माध्यिका है, एल एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, एल परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखिए, तो 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो ए ओ का ओरिजिनल वैल्यू 16 है, तो 2 यूनिट के लिए कितना हो गया 16। तो 1 यूनिट के लिए हमारा कितना हो जाएगा 8। 16 बटा, ऐसे देख लीजिए, 16/2 यानी 8। तो ओ से लेकर के एल तक का जो अनुपात होता है वो 1 है, तो यहां पे हमारा वैल्यू हो गया 8। अब क्लियर। अब हम लोग चलेंगे इसके, इस त्रिभुज के कोई एक भुजा निकालने के ऊपर। तो हम कैसे निकालेंगे, ये ए से लेकर के एल तक का, ए से लेकर के ए एल की लंबाई टोटल कितना हो गया 16 प्लस 8। ए ओ तक 16, ओ एल से लेकर के 8, 16 प्लस 8 हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान से धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम स्लोली आपको समझाया जा रहा है।
ठीक है, अब बताइए ये 24 सेंटीमीटर है, ये माध्यिका का भी रोल करता है, माध्यिका का भी भूमिका निभाता है समबाहु त्रिभुज में, और हाइट का भी भूमिका निभाता है परपेंडिकुलर का। तो बताइए हम यहाँ पे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं? √3/2a। ए हमारा हो गया साइड, और यही हमको चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना है? 24। यही तो है एल, 24 बराबर √3/2a। 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा 24 में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 24 दूनी 48, 48 बराबर √3a। क्लियर यहां तक? a बराबर, अब यहां पे देखिएगा, a बराबर 48/√3। ये मेरा भुजा निकल तो गया है, लेकिन हर में अंश ऊपर हर नीचे, हर में रूट में कोई वैल्यू नहीं होता है, और उसको हटाने के लिए हम करते हैं परिमेयकरण यानी रेशनलाइज। तो जितना नीचे रहता है उसी से ऊपर गुना, उसी से नीचे गुना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 48√3, ऊपर गुना होगा तो नीचे √3 इंटू √3 √9 से वैल्यू निकलेगा तो 3, ये तो हो गया मेरा ए बराबर मेरा आ गया 16√3, ये ठीक है। ये हो गया हमारा 16√3, इसका वैल्यू 16√3। अब बताइए परिमाप, परिमाप के लिए हम क्या करेंगे? तीनों भुजा को आपस में जोड़ देंगे, 16√3 16√3 16√3 कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 48√3। ये हो गया मेरा टोटल परिमाप। निकालना क्या है? अर्ध परिमाप। (48√3/2) आधा निकालना है ना, तो 2 से डिवाइड करिए, 24√3। 24√3 मेरा बिल्कुल राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर 4। पूरी बोर्ड भर चुकी है, इसलिए यहां लिखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 150 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब एकदम कंटिन्यू क्लास चल रही है, और कंटिन्यू क्लास चलते रहेगी, जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। अब अरिथमेटिक बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, अरिथमेटिक का इंतजार कीजिए, आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए, क्योंकि धमाका होने वाला है। अरिथमेटिक इस तरीके से बताया जाएगा। अरिथमेटिक में जानते हैं, इतना कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, एकदम बेसिक सा। जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनका अरिथमेटिक कमजोर होगा, कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ भाषा का खेल होता है। जो लैंग्वेज को पकड़ लिया, जिस क्वेश्चन को आप पकड़ लिए कि ये ऐसे बोल रहा है, तुरंत सोल्व हो जाएगा। उसमें ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत दशमलव वाला जो पॉइंट वाला होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा कि किस तरीके से फास्ट कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही जल्द अरिथमेटिक हम लोग परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। परसेंटेज के बाद CI/SI, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। हम लोग अभी सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि जो फिलहाल SSC, CGL और CHSL एग्जाम में आने वाले हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम में तैयारी करने के लिए, जो बिगनर हैं, उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से सिलेबस, मैथ का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, और GK GS का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जुड़े रहिए, और कमेंट हमेशा बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।